गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 12वां अध्याय जो कि है कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग, यानी कि नियंत्रण और उसका महत्व क्या है, उसकी अर्थ क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले नियंत्रण का मतलब होता है किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को थोड़ा अपने बस में रखना ताकि वो क्या करें, अनावश्यक गतिविधियां ना करें। यानी कि जो चीज़ हमने डिसाइड की है और भविष्य में हमें जिस चीज़ तक पहुंचना है तो उनके बीच का पार्टीशन बहुत कम हो। जैसे कि कोई व्यवसायी है, व्यवसाय संचालित करना चाहता है, अब उसने निश्चित किया कि मुझे इस महीने 1 लाख रुपए कमाना ही कमाना है। जैसे आज निश्चित किया और फिर वो 30 तारीख को जाके देखेगा कि मैंने 1 लाख रुपए की जगह 11 लाख रुपए कमाए हैं या 8 लाख रुपए कमाए हैं, तो 1 लाख रुपए की जगह 11 लाख नहीं 80,000 रुपए कमाए हैं, 90,000 रुपए कमाए हैं, या फिर मैंने 1 लाख रुपए ही कमा लिए हैं। तो कुल मिलाकर जो उसका उद्देश्य है वह उसने प्राप्त किया है या नहीं किया है। यानी कि आज हमने जो चीज़ डिसाइड कर ली है और भविष्य में हमें जहाँ पर पहुँचना है उनके बीच का पार्टीशन कम करना, उनके गैप को कम करना ही नियंत्रण कहलाता है। इस हिसाब से कहें कि अपने कर्मचारियों पर थोड़ा कंट्रोल करना ताकि वो अनावश्यक गतिविधियां ना करें। यानी कि जब मन हुआ तब आ गए, जब मन हुआ काम कर लिया, या फिर बैठे हैं बातें कर रहे हैं, बेवजह में हमारी व्यवसाय में वस्तुओं की लागतों को बढ़ा रहे हैं, तो इन सारी गतिविधियों को कम करना ही नियंत्रण कहलाता है। यानी कि हमें वास्तविक रूप से हमें क्या प्राप्त करना है और भविष्य में हमें क्या प्राप्त करना है, उनके बीच के गैप को कम करना ही नियंत्रण कहलाता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर नियंत्रण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला होता है प्रबंध का अंतिम कार्य। ये जो शब्द है अपन ने अभी देख लिया है। सबसे पहले अपन ने नियोजन पढ़ लिया, संगठन पढ़ लिया, नियुक्तिकरण पढ़ लिया, अभी प्रेरणा संप्रेषण ये प्रबंध के सारे काम पढ़ लिए। अब लास्ट आता है हमारा नियंत्रण, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे काम कर लेने के बाद अगर कर्मचारियों पर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो कर्मचारी अपने मन मर्जी से काम करेंगे और व्यवसाय में बेमतलब की लागतों को बढ़ाएंगे। तो प्रबंध का अंतिम कार्य का मतलब होता है कि सारे काम करने के बाद में जो काम किया जाता है तो वो हमारा प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण ही कहलाता है। दूसरा होता है नियंत्रण भविष्योन्मुखी है। जैसे कि अभी डेफिनेशन थी कि जो हम वर्तमान में हैं और जहाँ पर हमें पहुँचना है उसके बीच के गैप को कम करना, यानी कि अपने भविष्य के बारे में सोचना। तो नियंत्रण में ही वो किया जाता है कि हमारी एक संस्था का उद्देश्य क्या है और हमें उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना है, वो नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो नियंत्रण भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया होती है, इसीलिए भविष्य उन्मुखी होती है। अब तीसरा होता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। अब जैसे किसी कर्मचारी की गतिविधियों पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखा जाता है, देखरेख की जाती है कि कौन कर्मचारी किस कार्य को कर रहा है। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी की गलती से चोरी हो जाती है, कोई दुर्घटना लग जाती है या आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसके अंतर्गत हम आसानी से उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की गलती से कौन सा कार्य हुआ है। तो यही चीज आती है नियंत्रण के अंतर्गत, कर्मचारियों पर पूर्णतः कंट्रोल करना। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई गलती करता है तो उसे दंड स्वरूप भी दिया जाता है। तो उत्तरदायित्व का निर्धारण नियंत्रण के अंतर्गत आसानी से हो जाता है। एक सतत प्रक्रिया, तो अभी तक अपन ने जितने भी प्रबंध के काम पढ़े सारे काम ही एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत आए थे। इसका मतलब ये होता है कि जो कर्मचारियों पर कंट्रोल रखना है, प्रबंध के सभी स्तरों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वो एक सतत प्रक्रिया होती है जो संपूर्ण उपक्रम में निरंतर चलती रहती है। आज नियंत्रण करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और जब तक करेंगे जब तक संस्था के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते हैं। तो एक जो नियंत्रण होता है वो एक सतत प्रक्रिया माना जाता है। लास्ट में हमारा एक गतिशील प्रक्रिया, यानी कि अब ऐसा होता है कि कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना के रखते हैं तो कर्मचारी भी ऊब जाते हैं, एज अ मशीन वो काम करने के लिए प्रेफर करते हैं। यानी कि वो मान लेते हैं मैं एक मशीन हूँ और मुझे मशीन की तरह काम करना है। जबकि नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है, जितनी आवश्यकता नियंत्रण की होती है हम कर्मचारियों पर उतना ही नियंत्रण रखते हैं। जब आवश्यकताएं कम हो जाती है तो उस नियंत्रण को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। इस प्रकार हुई हमारी ये नियंत्रण की प्रक्रिया, यानी कि वांछित परिणाम से जो हमें प्राप्त करना है उन तक पहुंचना ही नियंत्रण कहलाता है। अब अपन देखते हैं नियंत्रण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला होता है लक्ष्यों की जानकारी, यानी कि किसी भी संस्था में कर्मचारियों पर जो नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है वो किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो सबसे पहला है लक्ष्यों की जानकारी। कोई भी संस्था है किसी न किसी उद्देश्य से संचालित की जाती है। उद्देश्य बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लाभ कमाना, सेवा करना हो सकता है, बहुत प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले नियंत्रण का उद्देश्य ही रहता है कि हमें ये जानकारी लेना है कि हमारी जो संस्था संचालित की जा रही है वो किस उद्देश्य के साथ संचालित की जा रही है। तो सबसे पहला होता है लक्ष्यों की जानकारी लेना।
यानी भवन है, प्लांट है, मशीनरी है, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी है, यानी कि पर्याप्त हमारे पास साधन है या नहीं है, उन सारी चीजों की उपलब्धता भी नियंत्रण के अंतर्गत देखी जाती है। तीसरा होता है निष्पादन की प्रगति। अब हमने संस्था के उद्देश्य निर्धारित कर लिए, दूसरी चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन भी हो गए। अब हमें वो करना पड़ेगा कि साधनों को इस तरीके से उपयोग लाना ताकि जो संस्था है उनके उद्देश्य पूरा हो सके, यानी कि जिस चीज पर हमें निष्पादन करना है, जिन चीजों का प्रोडक्शन करना है, उन सारी चीजों के बारे में हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, अथवा निष्पादन की प्रगति, कार्य कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक उसे पहुंचना है, उन सारी चीजों की जानकारी भी नियंत्रण के अंतर्गत ली जाती है। चौथा हमारा है बाधा एवं कठिनाइयों के बारे में जानकारी लेना। इसका मतलब ये होता है किसी भी संस्था में कोई कार्य संचालित किया जाता है तो कोई ना कोई कठिनाइयां, कोई ना कोई बाधाएं हमेशा ही उपलब्ध होती ही हैं। अब इन बाधाओं के बारे में जानकारी नियंत्रण के माध्यम से हम ले सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण के माध्यम से कर्मचारियों पर कंट्रोल रखा जाता है, मशीनों का रखाव, क्या चीजें कैसी चल रही है, तो कहाँ पर हमें बाधाएं और कठिनाइयां उपलब्ध हो सकती है, उनकी जानकारी भी नियंत्रण के अंतर्गत ली जाती है। अब लास्ट में सुधारात्मक कार्रवाई। संस्था के उद्देश्य निर्धारित कर लिए, सारे हमने साधन इकट्ठे कर लिए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कहाँ तक कार्य पहुंचा उसकी प्रगति रिपोर्ट भी तैयार कर ली, बाधा और कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आता है सुधारात्मक कार्रवाई। कौन कौन सी कमियां हमारे अंदर रह गई ताकि हम संस्था का उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनके बारे में पहले प्रॉपर जानकारी दी जाती है, फिर जानकारी लेने के बाद उनमें प्रॉपर सुधार किया जाता है कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई गलती हो रही है या फिर कोई मशीन की खराबी है या फिर हमारा बंद ही सही नहीं है। इस प्रकार से जानकारी लेना और उसमें सुधार करना ही नियंत्रण का उद्देश्य माना जाता है। ये हुए हमारे नियंत्रण के उद्देश्य। अब अपन देखते हैं यहाँ पर नियंत्रण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो नियंत्रण का कार्य है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे पहला होता है उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन का मतलब तो आप जानते हैं, जब वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे तब जाकर हम उन वस्तुओं को बेच पाएंगे। तो सबसे पहला होता है उत्पादन क्षेत्र। इसके अंतर्गत इस बात का नियंत्रण किया जाता है कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा, उसकी किस्म क्या होगी, अर्थात उसका मूल्य क्या होगा। कुल मिलाकर इन सारी चीजों का जो अध्ययन है वो उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि वस्तु हमारी अच्छी होना चाहिए, मात्रा भी अच्छी होना चाहिए, किस्म भी अच्छी होना चाहिए। कुल मिलाकर सभी वस्तुओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उन पर कंट्रोल जो किया जाता है वो हमारा उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा होता है हमारा लागत क्षेत्र। लागत क्षेत्र के अंतर्गत आता है वस्तुओं की कीमतें। अब वस्तुओं की कीमतें वैसे तो ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से कीमत होती है, लेकिन अब मान लीजिए कर्मचारी अनावश्यक रूप से गतिविधियां कर रहे हैं, वस्तुओं के उत्पादन में समय ज्यादा लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ भी हो जाती है वस्तुओं की, कभी चोरी हो जाती है, कभी दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है वस्तुओं की लागत ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। अर्थात लागत क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है जो कि अनावश्यक होती है, यानी कि अनावश्यक क्रियाएं होगी तो वस्तुओं की लागत बढ़ेगी। अर्थात ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करना जिनके कारण वस्तुओं की लागत बढ़े ना, उसका अध्ययन लागत क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा होता है हमारा वित्त क्षेत्र। अब वित्त क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का जो मतलब बोल सकते हैं धन से संबंधित जानकारियों के बारे में पता किया जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में कितना पैसा लगेगा, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, यानी कि अब वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे, सेलिंग करेंगे तो कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, अर्थात रोकड़ प्रवाह कितना हुआ और रोकड़ का आना कितना हुआ, उन सारी चीजों पर नियंत्रण वित्त क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। चौथा होता है हमारा कर्मचारी क्षेत्र। अब कर्मचारी क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी संस्था के अधीनस्थ व्यक्ति आते हैं, यानी कि कर्मचारी हैं जो संस्था में कार्य कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रयास किया जाता है किसी भी संस्था के